नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में वर्ष 2021 में मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश से संबंधित जो 3 मार्कर प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के हम मॉडल आंसर को खोजने का प्रयास करेंगे। तो विगत परीक्षा में अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 मार्कर में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश ज्योग्राफी ये आपका पार्ट बी आएगा, पेपर फर्स्ट आएगा और इसमें यूनिट आएगी 3rd। तो 3rd यूनिट के अंतर्गत आपसे 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के जो प्रश्न पूछे गए हैं 2021 में, उनमें से आज की क्लास में हम 3 मार्कर प्रश्नों को समझेंगे या फिर उनके मॉडल प्रश्नों को खोजने की कोशिश करेंगे। तो 2021 में जो मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन था आपका, नर्मदा और तापी नदियां किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नजदीक होती हैं? एट विच प्लेस नर्मदा एंड तापी रिवर्स कम क्लोज टू ईच अदर। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जो आप नदियों के प्रवाह के माध्यम से समझ पाते हैं। अगर आपने नदियों के प्रवाह को समझा है तो नदियों के प्रवाह को समझने के बाद आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको ये समझना होगा कि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी का जो प्रवाह है वो लगभग एक दूसरे के समानांतर होता है। ऊपर से आपकी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और नीचे से आपकी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो ये ताप्ती नदी इधर पर प्रवाहित हो रही है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वत है और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये विंध्याचल पर्वत आपको यहाँ पर मिलेगा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, नीचे आपकी ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी के नीचे जो श्रेणियां आपको मिलेंगी वो अजंता की श्रेणियां मिलेंगी। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा और अजंता के मध्य प्रवाहित होती है। अब ये अजंता की श्रेणियां दक्षिण में महाराष्ट्र में फैली होती हैं, इसलिए ताप्ती नदी नीचे की तरफ प्रवाहित नहीं हो पाती और इसके परिणाम स्वरूप ताप्ती नदी उत्तर की ओर बहने लगती है जब ये मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र की तरफ जाती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के कारण से नर्मदा नदी दक्षिण की तरफ आती है और जब ये गुजरात में पहुंचती हैं तो गुजरात में पहुंचने के बाद इन दोनों की धाराएं सबसे नजदीक में आ जाती हैं। लेकिन गुजरात में आपको यहाँ पर राजपीपला की श्रेणियां मिल जाती हैं। तो गुजरात में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेंगी आपको राजपीपला की श्रेणियां और राजपीपला की श्रेणियां एक जल विभाजक का कार्य करती हैं नर्मदा और ताप्ती के मध्य। इसलिए राजपीपला श्रेणी के कारण से नर्मदा नदी गुजरात के बाद उत्तर की ओर बहने लगती है और आगे चलकर खम्बात की खाड़ी में गिरती है। इन्हीं राजपीपला श्रेणियों के कारण से ताप्ती नदी दक्षिण की ओर बहेगी और दक्षिण की ओर बहते हुए सूरत से निकलकर आगे गिर जाती है खम्बात की खाड़ी में। तो इस तरीके से राजपीपला श्रेणी एक बार फिर जल विभाजक का काम करेंगी, नर्मदा उत्तर की ओर जाएगी और ताप्ती नदी दक्षिण की तरफ। यही वो स्थान है जहां पर नर्मदा नदी और ताप्ती नदी सबसे नजदीक होती हैं। तो आपको केवल सिंपल सी बात लिखनी थी इस प्रश्न में, आपको सीधा इसका उत्तर लिखना था कि किस स्थान पर एक दूसरे के नजदीक होती हैं। तो आपको लिखना था गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में बस। तो कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनका उत्तर आप 4 से 5 शब्दों में भी आसानी से दे सकते हैं। तो ये 2021 में आपसे प्रश्न पूछा गया था और ये प्रश्न इसलिए पूछे जा रहे हैं कि आपने उस विषय को ठीक तरीके से पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है। अब ये चीजें कहीं पर मिल भी सकती हैं, अगर नहीं मिल रही हैं तो आपको अपनी समझ के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो प्रश्न, नर्मदा और तापी नदियां किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नजदीक होती हैं? इसका उत्तर है आपका गुजरात राज्य का नर्मदा जिला। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के 3 थर्मल पावर स्टेशन के नाम लिखिए। अब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो थर्मल पावर स्टेशन है उनके आपको केवल नाम लिख देना है। मैं आपको पहले ही कई बार ये बता चुका हूं कि तीसरी लाइन का यूज आप ना करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके नीचे से प्रश्न शुरू होता है
और प्रश्न और इस लाइन के बीच इतना गैप नहीं होता कि इसमें आप अपने आंसर राइटिंग कर सके। तो अगर इसमें आंसर राइटिंग करोगे तो आपको शब्द बहुत छोटे बनाने पड़ेंगे, इसलिए कोशिश करिए कि आप ऊपर की 2 नायलॉन का ही यूज करें। तो इस प्रश्न में आप किस तरीके से लिखेंगे वो देखते हैं। थर्मल पावर स्टेशन में आपकी विविधता होनी चाहिए, इसका मतलब है एक ही जिले के तीनों थर्मल पावर स्टेशन नहीं होने चाहिए। अगर आप पूरे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण थर्मल पावर स्टेशन के नाम लिखेंगे तो वो प्रश्न ज्यादा अच्छे तरीके से उत्तर के रूप में लिखा जाएगा। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण मैं इसमें लिख सकता हूं विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं इसमें दे सकता हूं कि ये कहां पर है, तो मैं इसमें लिख सकता हूं बैडन। और अगर बैडन नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप केवल सिंगरौली लिखकर छोड़ सकते हैं इसको। एक, फिर यहां पर मैंने सेमी कॉलन लगाया और सेमी कॉलन लगा पर यहां पर मैंने दूसरी नंबरिंग की, दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा। आप चाहो तो इस चीज को अलग अलग कलर से भी लिख सकते हो, जैसे ब्लैक पेन से आप लिख सकते हो ताकि वो चीजें स्पष्ट तरीके से समझ पाए, या फिर आप ब्लैक पेन से इस चीज को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, इसलिए इसको मैंने पहले नंबर पर लिखा। फिर दूसरे नंबर पर मैं पहले थर्मल पावर प्लांट को लिखूंगा, उसका नाम है चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है जो मध्य प्रदेश के नेपानगर बुरहानपुर में है। तो आप केवल बुरहानपुर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर से मैं सेमी कॉलन लगाऊंगा और सेमी कॉलन लगा के मैं तीसरा पॉइंट इसी के सामने लिखूंगा। और तीसरा पॉइंट लिखते समय मैं इसमें लिख सकता हूं तीसरा सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। और ब्रैकेट में लिख सकता हूं खंडवा। इस तरीके से मैंने 3 थर्मल पावर प्लांट 2 लाइनों में कंप्लीट कर दिए। अब लिखने का एक तरीका जो है वो इससे डिफरेंट भी हो सकता है, पर वो थोड़ा सा रिस्की है। हिंदी मीडियम कहने का मतलब है कि आपको लाइन में लिखना चाहिए, वो एक अनुशासन दर्शाता है। आप चाहो तो लाइनों के बीच में भी लिख सकते हैं। इसी प्रश्न को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो इस प्रश्न को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। यहां पर मैं पहला लिख सकता हूं विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। टेस्ट करके लिख सकता हूं मैं, ये कहां पर है, बैडन सिंगरौली। अगर आपको उत्पादन क्षमता एग्जैक्टली याद है तो आप चाहो तो इसमें उत्पादन क्षमता का भी एडिशनल जानकारी दे सकते हैं। दूसरा मैं लिख सकता हूं चांदनी ताप विद्युत केंद्र। नेपानगर बुरहानपुर। तीसरी जानकारी मैं दे सकता हूं संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। और इसको मैंने लिख दिया खंडवा। अगर आपको एग्जैक्टली इनकी उत्पादन क्षमता पता है तो वो भी आप लिख सकते हो। तो लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप लाइन के ऊपर लिखिए, तो लाइन के ऊपर लिखने से फायदा ये है कि आपको 3 सीक्वेंस में मिल जाएंगे, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कि आप सीक्वेंस में लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं। फर्क केवल पड़ता है तो इस बात से कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है और उसको प्रेजेंट आपने ठीक तरीके से किया है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक नियम है कि वो लाइनों के ऊपर लिखेंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक नियम है कि वो लाइन से लिखेंगे। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो लाइन पर लिखना आपका अनुशासन दर्शाता है, ठीक है। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क केवल इतना बात का है कि अगर चेक करने वाले को ये पसंद नहीं आया तो वो आपके नंबर काट सकता है, केवल इतना ही रिस्क है बस। तीसरा क्वेश्चन जो 3 नंबर का इस बार पूछा गया था 2021 में, वो है मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली 3 जनजातियों के नाम लिखिए।
स्थानांतरित कृषि कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि इसको सामान्य तौर पर झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इसको झूम कृषि आप कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि को। इसी को बेबार भी कहा जाता है, इसी को पोडू भी कहा जाता है, इसी को दाहिया भी कहा जाता है। इसके अलग अलग स्थानीय नाम होते हैं। अब आपसे केवल पूछा गया है कि 3 जनजातियों के नाम आपको बताना है, तो आपको जो 3 जनजातियां हैं जो सबसे ज्यादा झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि करती हैं, केवल उनके नाम लिखने हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि तीसरी लाइन आप यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं मैं। पहली यहां पर जो सबसे ज्यादा झूम कृषि करती है वो है बैगा। बैगा जनजाति, ब्रैकेट में लिखिए कि बैगा जनजाति आखिरकार पाई कहां जाती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं मंडला डिंडोरी। ठीक, फिर यहां पर सेमी कॉलन लगाइए और यहीं पर लिखिए आप दूसरा पॉइंट सेमी कॉलन लगाकर। पॉइंट को आप चाहो तो हाईलाइटेड कर सकते हो। हाईलाइटेड करने के तरीके ये रह सकते हैं कि आप एक छोटा सा इसमें ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि वो चीजें स्पष्ट तौर पर दिखाई दें आपकी इस तरीके से, या फिर चाहो तो उसको एक दूसरे पेन से, जो आपके पास ब्लैक कलर का पेन है, उससे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो आपने लिखा बैगा जनजाति, मंडला डिंडोरी। दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं गोंड जनजाति, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर। अगर किसी जिले का नाम लिखना चाहें उत्तर या दक्षिण में नर्मदा नदी के जो किनारे हैं तो उसको भी लिख सकते हो। वैसे आपने लिख दिया है तो वो पूरा क्षेत्र कवर हो जाता है। तीसरा आप लिखिए कोरकू जनजाति। ये मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं जो सबसे ज्यादा झूम या फिर स्थानांतरित कृषि करती हैं, और उसी सीक्वेंस में आपने नाम लिखा है। सबसे ज्यादा बैगा जनजाति का है, फिर गोंड जनजाति का है, और तीसरे नंबर पर कोरकू जनजाति है जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और बैतूल में पाई जाती है। तो 2021 में जो मध्य प्रदेश से संबंधित 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे गए थे वो 3 पूछे गए थे यूनिट 3 से। तो आपको 3 इस तरीके से लिखना था, तो सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे, उसमें आपको कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत थी ही नहीं, बस केवल आपको समझना था। अब हम जब मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो हम इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करते नहीं है, फैक्चुअल बातों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन फैक्चुअल आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कंसेप्चुअल है। फैक्चुअल आपके लिए 3-3 नंबर दिला रहे हैं। ये जो क्वेश्चन था ये कंसेप्ट का क्वेश्चन था, तो इसलिए इसमें कंसेप्चुअल चीज आपको याद रखनी है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके आधार पर इसका उत्तर देना था। तो नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल है, दक्षिण में सतपुड़ा है, और फिर नीचे अजंता है। तो नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य, ताप्ती नदी अजंता और सतपुड़ा के मध्य बह रही है। फिर यहाँ पर गुजरात में राजपीपला आएंगी, तो राजपीपला इनके बीच में जल विभाजक का काम करती है, जिसके कारण से आपस में मिल नहीं पाती, और फिर बाद में ये उत्तर की ओर चली जाती है और ये दक्षिण की ओर चली जाती है। तो ये वो स्थान बन जाता है गुजरात का नर्मदा जिला जहां पर इन दोनों की जो बाउंड्री है वो सबसे नजदीक आ जाती हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 3 थर्मल पावर स्टेशन के नाम, तो वो आपने लिख दिया। अब मैंने डाइवर्सिटी किया है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब है एक ही जगह के मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने 3 अलग अलग क्षेत्रों के नाम इसमें दिए हैं। एक खंडवा का दे दिया है, एक बुरहानपुर का दे दिया है, एक सिंगरौली का दे दिया है। तीनों की अपनी विशेषता है। ये सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला है, ये मध्य प्रदेश का पहला है, ये दूसरे नंबर पर ताप विद्युत उत्पादन करने वाला है। तो 3 अपने अपने में स्पेसिफिक है। तो प्रश्न का उत्तर लिखते समय अगर डाइवर्सिटी होगी तो वो अच्छा इंप्रेशन आपके ऊपर जमाएगा या फिर एग्जामिनर के ऊपर जमाएगा। स्थानांतरित कृषि उसी सीक्वेंस में सबसे ज्यादा स्थानांतरित कृषि बैगा जनजाति करती है, इसको बैगा जनजाति में कहा जाता है बेबार। दूसरे नंबर पर गोंड जनजाति करती है और तीसरे नंबर पर कोरकू जनजाति करती है। तो उसी सीक्वेंस में इसके नाम लिखे गए हैं। कल की क्लास में जो 5 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं उन 5 नंबर के प्रश्नों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।